हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं इकोलॉजी यूनिट का और उस चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। नाउ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो इसका डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। और एनसीईआरटी इज़ द की, ये आपको हमेशा से बोलती आई हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर एनसीईआरटी एक्सप्लेन करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, एज वेल एज बेल आइकन को ज़रूर दबाना, बिकॉज आप भी जानती हो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एजुकेशन आपको मिल रही है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। और वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जनरली क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है, उसके स्ट्रक्चर और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में जानेंगे। देन हम जानेंगे कुछ फंक्शंस हैं। ओके, इकोसिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं जिनमें से प्रोडक्टिविटी एक बहुत बड़ा फंक्शन है। देन डिकम्पोजिशन, उसके बाद आता है आपका एनर्जी फ्लो, एंड देन लास्ट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जिसके अंदर आपको कई तरीके के डिफरेंट पिरामिड्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एज वेल एज लास्ट इज इकोसिस्टम सर्विसेज। ओके, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं जो आपको एक एक करके इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करते जाने हैं। नाउ इकोसिस्टम जो है वो आपको ये जानना जरूरी है कि इकोसिस्टम जनरली दिया किसने था, ये वर्ड किसने दिया था। द वर्ड इकोसिस्टम वाज गिवन बाय टेंसले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है नीट के अंदर, तो याद रखिएगा। द टर्म इकोसिस्टम इज गिवन बाय टेंसले, एज वेल एज यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आपके इकोसिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं बायोकियोनोसिस्ट। ठीक है, बायोकियोनोसिस्ट, इसको टी लगा देते हैं लास्ट में। ओके, ये वर्ड किसने दिया था? दिस वर्ड वॉज गिवन बाय मोबिस। ठीक है, दिस वर्ड वॉज गिवन बाय मोबिस। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको याद रखना। एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड अलॉन्ग विद द सराउंडिंग ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। नाउ इन्होंने इस लाइन से आपको समझाने की कोशिश की है कि इकोसिस्टम होता क्या है। इनके अकॉर्डिंग इकोसिस्टम को अगर आप इमेजिन करना चाहो तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये एक फंक्शनल यूनिट है नेचर की, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जिसके अंदर बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो इकोसिस्टम का मतलब है, अगर आपका ये ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा आपके क्लाइमेट के साथ, आपके लाइट के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, टेम्परेचर के साथ, और वही सेम ह्यूमन बीइंग किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा प्लांट के साथ, ठीक है, ट्रीज़ के साथ। तो ये हो गया इकोसिस्टम कि कैसे ये बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा है और कैसे लिविंग यानी कि प्लांट और ट्री इनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया अबायोटिक और नॉन बायोटिक का फंडा। आगे हम चलते हैं। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और सी, यानी कि इकोसिस्टम छोटे से साइज से लेकर बड़े बड़े इकोसिस्टम भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है दैट इकोसिस्टम के अंदर साइज बहुत डिफरेंट करते हैं, बहुत वैरी करते हैं। एक स्मॉल पॉन्ड साइज के इकोसिस्टम से लेकर आपको बड़े फॉरेस्ट और बड़े सी तक का आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। नाउ कई इकोलॉजिस्ट ने बोला है कि जो आपका स्फेयर्स होते हैं, चाहे वो बायोस्फीयर के अंदर कोई भी स्फेयर हो, लिथोस्फेयर, हेमिस्फेयर, जो भी स्फेयर हो, ये सभी किसके अंदर आते हैं? बायोस्फीयर के इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, ये ग्लोबली इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, इसी को बोलते हैं लार्ज इकोसिस्टम। नाउ एज अ कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ, ग्लोबल इकोसिस्टम के अंदर जो बायोस्फीयर का इकोसिस्टम है, इसके अंदर आपके सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम जो है वो इंक्लूड होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है अर्थ सिंस द सिस्टम इज टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड एट वन टाइम, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल पर ही इकोसिस्टम है और ये बहुत बड़ा है और इसको एक बार में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड इट इनटू टू बेसिक कैटेगरीज। हमने इसको दो बेसिक कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिनके नाम क्या है? पहला टेरेस्ट्रियल और दूसरा एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल के अंदर वो इकोसिस्टम आएगा जो कि लैंड पर बेस्ड है, यानी कि लैंड वाली एरिया में बेस्ड है टेरेस्ट्रियल एरिया में, और एक्वेटिक वाले इकोसिस्टम वो होंगी जो कि पानी के अंदर
बेस्ड है, उनका बेसिक लेवल पानी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सब आपके टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड वाले इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। और जो आपका पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड एस्ट्यूरी, ये सब किसके अंदर आते हैं? एक्वेटिक, क्योंकि इसके अंदर पानी इंक्लूडेड है। उसके बाद क्रॉप फील्ड्स, देखो जो हमने क्रॉप्स उगाए, जो हमने खेतों में अपने क्रॉप्स को उगाया है, एज वेल एज जो हमने एक्वेरियम बनाया है, ये सब क्या है? क्रॉप वाला तो आ जाएगा टेरेस्ट्रियल वाले में, एक्वेरियम आ जाएगा एक्वेटिक में। लेकिन इन दोनों को किसने बनाया है? ह्यूमन बींग्स ने बनाया। दैट्स वाई दीज आर नोन एज मैन मेड इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट इज व्हेन विल फर्स्ट वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। सबसे पहले हम जानेंगे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट, यानी कि इकोसिस्टम से हमें क्या प्रोडक्टिविटी मिल रही है, क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, हम उसको देखेंगे। देन कैसे हम फूड को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसकी मदद से? फूड चेन या फिर फूड वेब या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल की मदद से हम एनर्जी को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद जो आउटपुट निकल के आता है, चाहे वो एनर्जी लॉस के फॉर्म में हो या डिग्रेडेशन के फॉर्म में हो, वो क्या होता है जनरली, उसके पूरे स्ट्रक्चर को हम जानेंगे। और यहाँ पे हम क्या जानने वाले हैं? वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप, ठीक है, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द साइकिल्स, जो आपकी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होगी, एज वेल एज जो आपकी फूड चेन्स होंगी, फूड वेब्स होंगे, दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एनर्जी फ्लोज विद इन द सिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। ना इंटर मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं इंटर रिलेशनशिप। और जो आपका जो इंट्रा वर्ड कौन सा होता है? कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरीके की चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हों। लेकिन इंटर कौन सा होता है? कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हों। नेक्स्ट हम चलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। अब धीरे धीरे हम जानेंगे जो जो हमने यहाँ चीज़ें पढ़ी, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, एज वेल एज आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में। सो जनरली इन चैप्टर 13 यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। आपने चैप्टर 13 यानी कि आपके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा, कई सारे कंपोनेंट्स पढ़े होंगे जो कि इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे थे, चाहे वो नॉन लिविंग हो यानी कि अबायोटिक हो, टेम्परेचर वगैरह, या फिर वो बायोटिक हो यानी कि प्लांट्स वगैरह या एनिमल्स वगैरह। नाउ यू हैव स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग। आपने ये पहले भी पढ़ा है कि आपके जो अबायोटिक फैक्टर्स हो या फिर बायोटिक फैक्टर्स यानी कि लिविंग फैक्टर या फिर नॉन लिविंग फैक्टर्स, ये किस तरीके से आपके सराउंडिंग्स को या फिर एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट दीज कंपोनेंट्स इन अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर, यानी कि इसको हम और ब्रीफली थोड़ा पढ़ते हैं। सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विद इन दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब हम देखेंगे कि कैसे एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है और कैसे एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है विद इन दिस इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। नाउ इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। जो इंटरेक्शन होता है बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? एक फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि आपका इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा हर एक डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम में। नाउ आइडेंटिफिकेशन एंड एन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट स्पीशीज कॉम्पोजिशन। अगर आपको इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम जब भी बन सकता है जब आपको सभी स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन हो, आप सभी स्पीशीज को अच्छे से जानते हो, तभी आपका इकोसिस्टम यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। नाउ इकोसिस्टम कितनी तरीके हो सकते हैं? कई तरीके के हो सकते हैं। पहला आपका हो सकता है नेचुरल इकोसिस्टम, जिसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? आपका ओशियन आ जाएगा, आपका फॉरेस्ट आ जाएगा। दूसरा हो सकता है आपका मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है, MM लिख देते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम, जिसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? आपकी किचन आ गई, ठीक है, किचन में जो भी चीज़ें आपकी यूज़ की होती हैं आप उसको रखते हो ना, आपका गार्डन आ गया, आपका एयरक्राफ्ट आ गया, ये सब क्या है? ये सब मैन मेड इकोसिस्टम है। नेक्स्ट हम आते हैं मेगा इकोसिस्टम, यानी कि बड़े वाले इकोसिस्टम, जो कि आपका क्रॉपलैंड हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया? क्रॉपलैंड, आपका फॉरेस्ट। और दूसरा है छोटा वाला इकोसिस्टम, यानी कि नैनो इकोसिस्टम। ना नैनो इकोसिस्टम क्या है? दैट इज ड्रॉपलेट ऑफ H2O, ठीक है, पानी की छोटी सी ड्रॉपलेट भी आपको एक इकोसिस्टम का प्रॉपर फंडा समझा सकती है। या फिर वुड को भी आप देख लो, वो भी एक नैनो इकोसिस्टम का ही पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कितनी तरीके के आपको इकोसिस्टम देखने को मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़ आपको ये बताना चाहते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इकोसिस्टम के, जो मैं जान चुकी हूँ, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के वो दो तरीके के होते हैं। पहला है बायोटिक,
दूसरा है अबायोटिक। ना बायोटिक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे एज अ कंपोनेंट, आपको देखने को मिलेंगे पहला तो है मैन, ठीक है, मैन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि लिविंग है, बायोटिक कंपोनेंट्स में, इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स में आएगा। दूसरा है आपका प्लांट्स और तीसरा है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तीनों हो गए बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर। और दूसरा है ए बायोटिक। ए बायोटिक का मतलब क्या होता है, ए मतलब एब्सेंट यानी कि जहां पर बायोटिक कंपोनेंट्स एब्सेंट है वो वाले कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। तो पहला तो आपका हो जाएगा विंड यानी कि एयर आपकी, दूसरा आपका H2O पानी हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर हो जाएगा, और एक और है आपका पीएच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये सब हो गए आपके अबायोटिक, और बायोटिक के अंदर कौन से हो गए, मैन, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी आपके इंक्लूड होंगे आगे इकोसिस्टम के अंदर। तो प्लीज़ याद रखिएगा कि कौन सा बायोटिक है और कौन सा अबायोटिक। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। नाउ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। समझ लीजिए एक पहाड़ है और इस पहाड़ पर आपको सबसे ऊपर मिलेंगे पेड़, उसके बाद आपको आप कह सकते हो श्रब्स मिलेंगे। सबसे ऊपर आपको पूरा फॉरेस्ट मिला, उसके बाद आपको श्रब्स मिले, और सबसे नीचे आपको क्या मिलेंगे, हर्ब्स मिलेंगे, और हर्ब्स के भी बिल्कुल नीचे आपको क्या मिलेगी, ग्रास। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्टिकल। मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो, वर्टिकल मतलब ऐसे खड़ा खड़ा सा, और हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से लेटा हुआ, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पर कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, तो स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर जनरली एक ही चीज़ होती है कि जब आप किसी भी डिफरेंट स्पीशीज को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि ट्रीज यहाँ हो गए, ये आपका पूरा पहाड़ है, ट्रीज यहाँ हो गए, श्रब्स इस वाले पॉइंट में हो गए, ठीक है, ट्रीज यहाँ पर हो गए, श्रब्स यहाँ हो गए, उसके बाद यहाँ पर आपके आ गए हर्ब्स, और लास्ट में आपके आ गए यहाँ पर ग्रास, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हुआ। ओके नाउ इस जब आप इस तरीके से डिफरेंट स्पीशीज को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हो और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, स्ट्रैटिफिकेशन। एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है दैट ट्रीज जो होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं टॉप लेवल, ओके, और या फिर टॉप लेवल ऑफ अ फॉरेस्ट। उसके बाद उससे नीचे कौन से होते हैं, श्रब्स होते हैं, वो सेकेंड लेयर पे आ जाते हैं, हर्ब्स भी वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद लास्ट लेयर पे कौन है आपको देखने को मिलते हैं, ग्रासेस, ठीक है। ग्रासेस क्या करते हैं, ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। नाउ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के जो हमें एज अ फंक्शन हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसको हम कंसिडर करेंगे हमारे इकोसिस्टम को पहचानने के लिए। पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है एनर्जी फ्लो, और चौथा है आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। टू अंडरस्टैंड द इथियोस ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जांपल। देखो अब तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारा टेरेस्ट्रियल वाला इकोसिस्टम किस तरीके से होता है, लेकिन उसके बाद हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी एक बार पहचान लें। और इकोसिस्टम को, एक्वेटिक इकोसिस्टम जनरली उसको पहचानने के लिए हमें थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक पॉन्ड को ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ पर हम जानते हैं कि उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। This is fairly a self-sustainable unit and rather simple example that explain even the complex interaction that exist in an aquatic ecosystem. Pond एक बहुत ही self-sustainable as well as simple तरीके का एग्जाम्पल है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर इंट्रैक्शन हो रही है aquatic ecosystem के अंदर। Now a pond is a shallow water body in which all the above mentioned four basic components of an ecosystem are well exhibited। जो हमने ऊपर जितने भी इकोसिस्टम के फॉर्म्स पढ़े, क्या क्या थे, प्रोडक्टिविटी, एक मिनट, वो क्या क्या थे, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एज वेल एज आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये चारों ही आपको यहाँ पर पॉन्ड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। द बायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर, जो बायोटिक यानी कि जो लिविंग कंपोनेंट है वो है आपका वाटर, विद ऑल द डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, जिसके अंदर आपको सभी इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस देखने को मिलेंगे। और उसकी वजह से ही आपकी जो सॉइल है इट इज़ ऑल्सो रिच, उसके बॉटम में आपको काफ़ी ज़्यादा सॉइल देखने को मिलेगी। आपने कभी भी एक्वेरियम देखा हो तो वो मैन मेड होता है, इसलिए वो बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन जो पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको सबसे पहले तो पानी देखने को मिलेगा जो कि एक बायोटिक कंपोनेंट हो गया। उसके बाद आपको सॉइल देखने को मिलेगी, बॉटम में सॉइल देखने को मिलेगी।
द सोलर इनपुट, द साइक्लिक ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड। कि क्या क्या चीज़ें पॉन्ड के इकोसिस्टम को, कि वहाँ पर जो रह रहे हैं ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल के लिए, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी लाइफस्टाइल के लिए वो इकोसिस्टम जो है वर्क करेगा। और उसको रेगुलेट कौन कर रहा है? बहुत अलग अलग चीज़ें रेगुलेट कर रही हैं। पहला सोलर इनपुट, जो टेम्परेचर की साइकिल है वो कैसे चेंज हो रही है, डे कितना बड़ा है, नाइट कितनी बड़ी है, ये यहाँ पर यानी कि डे लेंथ यहाँ पर मैटर करती है। एज वेल एज दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशन भी यहाँ पर उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए उसकी रेट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गे एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एजेस। ये इन्होंने बताया है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, कुछ एल्गे या फिर कुछ फ्लोट करती हुई तैरती हुई आपको जू प्लैंक्टन देखने को मिलेंगी, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, ये सभी क्या है? ये सब ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे उसकी आपको लोकेशन बता दी गई है कि आपका फाइटोप्लैंक्टन, कुछ एल्गे, कुछ मार्जिनल प्लांट्स, ये सब आपको पॉन्ड के एजेस पर, पॉइंट के लास्ट वाले ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा क्या है, यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं, जो यहाँ पर पॉन्ड के अंदर जो प्लांट्स हैं उनको जो खाएंगे वो कंज्यूमर्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? जैसे कि हो गया जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग और बॉटम में जो आपको कंज्यूमर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो डिकम्पोजर्स हैं इस पॉन्ड के अंदर वो कौन से होंगे? फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट, स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। नाउ दिस सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज होल। ये जो इकोसिस्टम है ना पॉन्ड का, ये जनरली किसी भी तरीके के सभी फंक्शंस किसी भी इकोसिस्टम के परफॉर्म करते हैं एंड ऑफ द बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर है आपका, चाहे इसमें लिथोस्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, जो भी स्फीयर्स होते हैं आपके, वो यहाँ पर इंक्लूड किए जा रहे हैं। नाउ दैट इज कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे इनऑर्गेनिक मैटर को इन अ ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन बाय द ऑटोट्रॉफ्स, कंजप्शन ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स बाय हेटेरोट्रॉफ्स। मतलब क्या है यहाँ पर कि आप कैसे इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को यहाँ पर वर्क करवाओगे, जबकि आपको यहाँ पर क्या करवाना है? कन्वर्ट करवाना है इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में। किसकी मदद से? रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट छोड़ो, सिर्फ एनर्जी याद रखो, एनर्जी की मदद से, जो हमें किससे मिल रही है? सन से। ठीक है, सन से वो एनर्जी लेकर कौन यूज़ कर रहा है? ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। और ऑटोट्रॉफ को कौन कंज्यूम कर रहा है? हेटेरोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, जो डिपेंडेंट हैं ऑटोट्रॉफ्स पर अपने खाने के लिए। ना जब वो खाना खा लेंगे उसके बाद क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। फिर डिकम्पोजिशन होने के बाद ये सभी स्टेप हैं, इन सभी स्टेप को आप एक एक करके समझोगे ब्रीफ में। यहाँ सिर्फ नाम दिए हुए स्टेप के, तो इसलिए मैं नाम के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ, लेकिन आगे आपको एक एक स्टेप समझाऊंगी, तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। ओके, तो क्या हुआ कि यहाँ पर आपके हेटेरोट्रॉफ्स ने ऑटोट्रॉफ्स को खा लिया। उसके बाद आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए जिन्होंने डिकम्पोज कर दिया। ठीक है ना, डिकम्पोज करने के बाद जब वो डिकम्पोजिशन होने के बाद आपके सामने क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल बचेगा, एक आप कह सकते हो कैटाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म होने के बाद यहाँ पर आपको ह्यूमस देखने को मिलेगा, एक यहाँ पर ब्लैक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम ह्यूमस भी कहते हैं। और इसी ह्यूमस का आगे ह्यूमिफिकेशन कराया जाएगा, जिसकी वजह से जब ये ह्यूमस जो है जाकर सैंड में मिल जाएगा, यानी कि मिट्टी में जाकर मिल जाएगा। और जो आपका दूसरा प्लांट होगा यहाँ पर पहले से, जो आपका पहले से एक और प्लांट है, ये मिट्टी में जाकर मिल गया। और मिट्टी से कौन ले रहा है यहाँ पर अपने मिनरल्स? ये दूसरा वाला प्लांट अपने मिनरल ले रहा है। तो जैसे ही ये मिट्टी में जाकर मिलेगा तो ये मिनरल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और इसको कौन यूज करेगा? दूसरा वाला प्लांट। तो क्या हो गया? मिनरलाइजेशन। ओके, नाउ there is unidirectional movement of energy now towards the higher trophic levels and its dissipation and loss as heat of the environment। now यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी का जो मूवमेंट है, वो यूनिडायरेक्शनल देखने को मिलेगी, यानी कि प्रॉपर एक डायरेक्शन में देखने को नहीं मिलेगी, सिंगल एक डायरेक्शन में देखने को मिल सकती है। नाउ एनर्जी किस तरफ ज़्यादा होती है? टू द हायर ट्रॉफिक लेवल। और उसका डिसिपेशन या फिर लॉस कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? एज द हीट टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जितनी हीट होगी या फिर एनवायरनमेंट में जितनी हीट क्रिएट हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो जो आपकी एनर्जी है वो
लॉस हो रही है। तो यही था आपका पहले पार्ट में कि आपके फंक्शंस क्या क्या होते हैं इकोसिस्टम के, वो मैंने आपको समझाए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि आपका प्रोडक्टिविटी क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एज वेल एज बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, बिकॉज एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो थोड़ा अप्रिसिएशन मुझे भी दे दिया करो चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।